मॉर्निंग बच्चों। तो कल आपने पहला वीडियो देखा होगा जो मैंने लोड किया था पिछले क्लास का कॉलिजन का, और आई होप कि आपने उसको लाइक भी किया होगा। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं वीडियो को और भी एडिट करने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। लेकिन आप भी उसको उतना सीरियसली देखोगे, एकदम चैप्टर के हिसाब से देखोगे, चैप्टर वाइज हो रहा है। तो पहले मैं 2-3 मिनट बात कर लेता हूँ आपसे। तो फ़ोन पे बहुत सारी इंक्वायरियाँ आई आपकी, जो मैंने अपने स्टाफ से पूछा। तो उसमें कुछ लोगों का ये भी सोचना था कि 12th स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी मैं क्या देख रहा हूँ ना कि बहुत सारे ऑनलाइन पे 12th कर रहे हैं। तो खैर देखो, कुछ लोगों को अपना प्रमोशन करना है खाली। मेरे को क्या करना है, मेरे को आपकी पढ़ाई को एक तरीके से ले जाना है। ये नहीं कि कोई भी चैप्टर कहीं से उठा के शुरू हो जाना है। बस हम लोग गंभीरता से इसको ले रहे हैं, तो इसलिए आप हड़बड़ाओ मत कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए। आप मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे को पता है कि मेरे को किस समय क्या करना है। लेकिन फिर भी मैंने जो अपना प्लान किया था उसके हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि अगर मैं मान लो कि 12th से ही पहला शुरू करता तो 11th वाले पे आप ध्यान नहीं देते। तो मैं एक काम करता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप दोनों ही वीडियो को बहुत सीरियसली देखा करोगे। ये नहीं कि 12th वाला आ रहा है तो 11th वाले को छोड़ देना है। तो जैसे अभी हम लोग कॉलिजन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं 28 अप्रैल को, यानी आज से 6 दिन बाद, जब भी ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा उससे 6 डेज के बाद आपके सामने 12th का भी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। मतलब 11th वाला भी एक वीडियो आया करेगा और 12th का भी एक वीडियो आया करेगा। हो सकता है एक दिन 11th का आवे, एक दिन 12th का है, कभी कभी दोनों एक दिन में एक वीडियो आए। लेकिन आपसे ये प्रॉमिस चाहिए कि जब आपको इतना समय मिल रहा है घर पे पढ़ने का, तो आप दोनों को पढ़ेंगे। ये नहीं कि 12th, क्योंकि कंपटीशन में तो हमको दोनों चीज आएगा ना, 11th भी आएगा, 12th भी आएगा। तो मैं एक जिम्मेवार और सिंसियर टीचर हूं, तो मैं ये नहीं करूंगा कि ये आप पढ़ो उसको छोड़ दो। आपको दोनों पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना दोनों। तो 28 अप्रैल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th को, और उसकी भी वीडियो अपलोड होने लगेगी। और तब तक साइड बाय साइड आपका 11th वाला ये चलता रहेगा। तो 2 कॉपी आप बनाओगे, एक 11th वाले का अलग लिखोगे, 12th वाले का अलग। इसके अलावे चूंकि देखो अभी लॉकडाउन है, तो हम लोगों को भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम खुद सोच सकते हो कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ इजीली फ्री है, या पहले से मैं पूरा कंप्यूटर का सब कुछ जानता हूँ, ऐसा भी नहीं था। तो मुझे भी सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो अब ये एक 2 वीक के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर चीजें और स्मूथ हो जाएंगी, और भी हम लोग जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे, जल्दी जल्दी अपलोड भी कर पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखो, सब कुछ मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन आपको फिर सीरियसली, जस्ट लाइक क्लास, दिस इज नॉट इंटरटेनमेंट। ये नहीं कि बैठे हैं तो यूट्यूब पे सरकार वीडियो देख ले, ये एकदम आप नहीं करेंगे, उस तरीके से नहीं करेंगे। आप प्रॉपर कोई टाइम वीडियो, एक बार जब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप वीडियो लोड कर लो, और उसके बाद उसका दिन में कोई भी टाइम पे जो आपको लगता है कि पढ़ने के समय आपके पास ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, प्रॉपर पेन कॉपी लेके सुनना है और पढ़ना है, और उसको रिवाइज करना है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो आप कई बार देख सकते हो, तो आपको याद भी हो जाएगा, इतनी अच्छी चीज़ है। तो एकदम इसको ऐसा करना है कि ये ऑफलाइन से भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, जब तक हमारे पास मौका है घर पे रहने का। बाद में तो हम लोग फिर मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये तो हम भी भगवान से प्रे कर रहे हैं कि जितना जल्दी, क्योंकि मेरे को भी समझ ही सकते हो कि कोई भी चीज़ जब छुट्टी हो जाती है इतनी लंबी, तो शुरू में तो 2-4 दिन अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम मिस करते हैं कि कैसा, कितना मज़ा आता था स्टूडेंट को पढ़ाने में। तो वो सब चीज़ मेरे साथ भी दिक्कत है यार। हम भी सोचते हैं कि कितना जल्दी क्लास खुल जाए और तुम लोग को पढ़ाएं, लेकिन अब तो जब ये तो भगवान के हाथ में, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो जो अभी अपने सामने उपलब्ध तरीका है उसके थ्रू हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो याद रखिएगा 28 अप्रैल से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और साथ में 11th का तो आपको अपलोड चलता ही रहेगा। ये नहीं कि 11th रोक देंगे, 11th भी होगा और 12th का भी पोर्शन चलता रहेगा।
और आप कहोगे कि दो दो वीडियो, फिर दो दो वीडियो है तो घर पे ही तो बैठे हो, कौन सा साइकिल लेके यहाँ से वहाँ कहीं जाना तो रही है तुम, और मेहनत करो। घर पे बैठे हो, घर का खाना मिल रहा है, यहाँ पटना में थे तो खाना भी बनाना पड़ता होगा, या फिर मेस में खाते होगे, तो टाइम तो वेस्ट होता है। लेकिन अभी और तैयारी करनी है, ये इसी प्रॉब्लम को तो हम लोग को ठीक करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बाद अपना पढ़ाई शुरू करते हैं, ओके। तो बच्चों, हम लोग कल जो पढ़ रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं अब। तो कल हमने लास्ट में, पिछले कल जब भी मैं बोलूं मतलब लास्ट वीडियो समझना आप उसका, तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, लास्ट लेक्चर में, कि इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है और नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव फोर्स का रोल प्ले करता है, और भी जो भी बातें हैं। कभी भी अगला वीडियो देखने से पहले पिछले वाले को आप रिवाइज कर लिया कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कॉलिजन में कि क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो, कॉलिजन में हमेशा हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और या कोई थ्योरी की बात करेंगे तो पूरे कॉलिजन के टाइम इंटरवल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक बॉडी है जो इस तरीके से जा रहा है और ये दूसरी बॉडी है, ये भी आगे जा रहा है, और ये दोनों यहां पे कोलाइड किया। कॉलिजन के बाद ये दोनों बॉडी फिर एक दूसरे से अलग हो गए। मान लो यहां पे इनकी वेलोसिटी u1 और u2 थी और यहां पे इसकी वेलोसिटी v1 और v2। तो इस पूरे कॉलिजन को हम लोग 3 टाइम इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हिस्सा हुआ इसको बोलेंगे जस्ट बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन। जब टक्कर हो रही होगी तो इसको बोलेंगे ड्यूरिंग द कॉलिजन, ड्यूरिंग द कॉलिजन, कॉलिजन के दौरान। और ये वाला जो कंडीशन हो गया, ये हो गया जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। ये सब मैं ऐसे ही बोल रहा हूं आपको, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, उसको लेके मैं कुछ पॉइंट्स अभी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं। तो कॉलिजन के टाइम इंटरवल को, कॉलिजन के टाइम इंटरवल को 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जस्ट बिफोर द कॉलिजन, ड्यूरिंग द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, ठीक है। तो ये टाइम को हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, एक टर्म है लाइन ऑफ मोशन। मैं फिर बता रहा हूं, अब मैं फिर कॉलिजन पे जाने से पहले कुछ टर्म्स बता रहा हूं आपको जिसको कॉलिजन के लिए जानना जरूरी है। यही सब चीज होता है। अगर आप बुक में जाएंगे तो उसमें सीधा, या कोई लोग, मैंने ढेर सारे लोगों का लेक्चर भी देखा है, तो टाइप्स ऑफ कॉलिजन ये वो नहीं, पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज करेंगे फिर वहां पहुंचते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब पहुंचेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। उसमें एक टर्म है लाइन ऑफ मोशन। सवाल है लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो लाइन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, सो देखिए, मान लो कोई बॉडी है, अब ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से, तो आप इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक हाइपोथेटिकल डैश लाइन बना दें ऐसे। और ये लाइन हमने बना दिया। इस डैश लाइन का नाम हम लोग रख सकते हैं लाइन ऑफ मोशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं लाइन ऑफ मोशन। मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रहा होता है उसकी एक वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी के अलोंग एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर दो, वो लाइन कहलाएगा लाइन ऑफ मोशन। इसके बाद एक दूसरा टर्म है जिसका नाम है
मैं वो अगले मिटा के लिखता हूं। तो दूसरा टर्म है दोस्तों इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर, अब इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। ये कॉलिजन में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे मान लो ये है क्या, मान लो एक बॉडी 1 इस तरीके से v1 वेलोसिटी से जा रहा है और इसके सामने एक दूसरी बॉडी है जो स्लाइटली इसके लाइन से थोड़ा अलग हटके है और ये v2 से जा रहा है। एज्यूम कि पीछे वाला फास्टर है, ज्यादा तेज चल रहा है, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा था कि इसको हम लोग लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे, इसको भी हम लोग लाइन ऑफ मोशन बोलेंगे। अगर ये ज्यादा तेज चल रहा है इससे, तो ये पक्का है कि इससे जाके टकरा जाएगा। तो यहां पे इंपैक्ट पैरामीटर किसको बोलते हैं, तो ये दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन है, ये दोनों सेम लाइन नहीं है बल्कि अलग अलग लाइन है। और इन दोनों लाइंस के बीच का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों लाइंस के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, दिस इज नोन एज बी, विच इज इंपैक्ट पैरामीटर। मतलब कि इंपैक्ट पैरामीटर का जो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन line of motion of the given colliding bodies। सवाल है कि इस इंपैक्ट पैरामीटर का फायदा क्या है। तो देखो, अभी कुछ देर में ही हम लोग ये सीखेंगे कि कॉलिजन के टाइप, और कॉलिजन के टाइप को क्लासिफाई करने का बहुत सारा बेसिस होता है। उसमें से एक बेसिस होता है जो ये इंपैक्ट पैरामीटर डिसाइड करता है। कुछ ही देर में तुमको मैं बताऊंगा कि कॉलिजन हेड ऑन कॉलिजन होता है और ऑब्लिक कॉलिजन होता है। फिर से सुनो, हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन का एक और नाम होता है कॉलिजन इन वन डायमेंशन, और ऑब्लिक कॉलिजन का नाम होता है कॉलिजन इन ए प्लेन या 2D कॉलिजन। तो हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन को डिसाइड करने वाला ये इंपैक्ट पैरामीटर। अब ये कैसे है ये तो हम कुछ देर में बताएंगे आपको। फिलहाल अभी अपने दिमाग में आप रखना कि ये इंपैक्ट पैरामीटर को मैं फिर आपके सामने लेके आऊंगा जब कॉलिजन का क्लासिफिकेशन करूंगा। ओके, तो अब अगला टर्म देखते हैं। तो ये हो गया बच्चों इंपैक्ट पैरामीटर। आप इंपैक्ट पैरामीटर को ध्यान से समझ लो। अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है दोस्तों लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल क्या है, तो देखो, जब दो बॉडी कोलाइड करेगा तो दोनों बॉडी का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नाम पे देखो, कॉमन नॉर्मल। कॉमन का मतलब होता है दोनों पे, और नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो ऐसा लाइन जो दोनों बॉडी के कोलाइडिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब कि ऐसा लाइन जो दोनों बॉडी के कोलाइडिंग सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब जैसे मैं बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ, दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो, पहला एग्जांपल, ये बॉडी इस तरीके से जा रहा है, ठीक इसी लाइन के सामने एक दूसरी बॉडी आ रहा है। पक्का ये इसको जाके टक्कर मारेगा अगर ये फास्ट चल रहा है तो। मान लो ये V1 है, ये V2 है, V1 बड़ा है V2 से, तो ये जाके टक्कर मारेगा।
जिस समय इन दोनों के बीच में कॉलिजन होगा और ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे वो ये समय रहेगा। अब इन दोनों का ये सरफेस कांटेक्ट में है, अब ये दोनों स्फेरिकल सरफेस है। अब इन दोनों के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो जो ये सरफेस जो कांटेक्ट में है उस पर भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी हो, तो वो लाइन निश्चित तौर पे ये वाली लाइन होगी। क्योंकि देखो ये इसका सरफेस है जो कांटेक्ट में है, ये सरफेस कांटेक्ट में है, तो सरफेस पे तुम जानते हो रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और इसके लिए भी ये रेडियस का काम करेगा। तो इसका मतलब ये लाइन अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो इसके सरफेस पे भी परपेंडिकुलर है, इसके सरफेस पे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये वाली लाइन जो है ये दोनों के कोलाइडिंग सरफेस के ऊपर में परपेंडिकुलर है। तो क्यों ना इस लाइन का नाम रख दिया जाए लाइन ऑफ इंपैक्ट या कॉमन नॉर्मल। फिर तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर कॉमन नॉर्मल नाम क्यों रखे, ये तो समझ में मेरे को आ गया, क्योंकि ये नॉर्मल जो है ये जो परपेंडिकुलर है इन दोनों सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि इसका नाम लाइन ऑफ इंपैक्ट क्यों रखा गया। तो फिर थोड़ा दिमाग पे जोर डाल। लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको इंपैक्ट का मतलब कॉलिजन ही होता है, ये जो कॉलिजन मैंने लिखा है वो इंपैक्ट का ही दूसरा नाम है। तो देखो तुम पिछले लेक्चर से एक चीज देख रहे हो कि हम लोग कॉलिजन पढ़ रहे हैं। कॉलिजन का मेन मकसद क्या है? मोमेंटम का ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब ये ट्रांसफर करवाएगा कौन? तो कल से आपको हम बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफर जो करवाएगा इंपल्सिव फोर्स, और इंपल्सिव फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? तो इंपल्सिव फोर्स का रोल प्ले करता है नॉर्मल, जो कल भी आपको बताया गया था, पिछले क्लास में भी बताया गया था कि नॉर्मल फोर्स जनरली सारे कॉलिजन में इंपल्सिव फोर्स का काम करता है। और न्यूटन्स लॉ में, जैसा कि तुमको मैं पढ़ा चुका हूं पहले न्यूटन्स लॉ फेस टू फेस क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स लॉ में आपको हमने बताया था कि नॉर्मल फोर्स सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अब मैं सब चीजों को मिक्स करता हूं। पहली बात, ये क्या हो रहा है? कॉलिजन, जिसका दूसरा नाम है इंपैक्ट। कॉलिजन में क्या होता है? मोमेंटम का ट्रांसफर। मोमेंटम का ट्रांसफर कौन करवाता है? तो इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा? तो नॉर्मल। नॉर्मल कैसे लगता है? तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाली लाइन को जो है वो क्या बोलते हैं? कॉमन नॉर्मल। यानी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ही मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। ध्यान दो, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ही मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। तो अगर कॉलिजन की, और कॉलिजन का मेन मकसद ही मोमेंटम का ट्रांसफर, तो यही लाइन जो है वो कहलाएगा लाइन ऑफ कॉलिजन या लाइन ऑफ इंपैक्ट। समझ गए? तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इंपैक्ट वो लाइन है जिसके अलोंग क्या आपको यहां से टेक अवे क्या है, क्या याद करके आगे बढ़ना है? आगे यही बढ़ना है कि जब भी मोमेंटम का ट्रांसफर होगा वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग ही होगा, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग ही नॉर्मल फोर्स लगेगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग ही इंपल्सिव फोर्स लगेगा। ये सारी बात आप याद रखो। इसके अलावा भी लाइन ऑफ इंपैक्ट का और रोल है, आगे हम लोग देखेंगे। लाइन ऑफ इंपैक्ट का और भी रोल है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये आगे हम लोग को पढ़ना है इसी चैप्टर में। तो उस समय भी मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि लाइन ऑफ इंपैक्ट का क्या रोल है। ठीक है? तो आज से लाइन ऑफ इंपैक्ट के बारे में हमको ये सब याद रखना है। और लाइन ऑफ इंपैक्ट के बारे में मैं थोड़ा बोर्ड पर लिख दूं। इट इज द common normal to both colliding surface। ठीक है? आगे मैं एक बात और लिख देता हूं कि ड्यूरिंग कॉलिजन
ड्यूरिंग कॉलिजन मोमेंटम is transferred along this line because impulsive will be exerted along this line. ठीक है, तो ये याद हम लोग रखेंगे कि मोमेंटम का जो ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इसी लाइन के लॉन्ग लगेगा। ठीक है, ठीक है, अगला टर्म सुनिए। तो दोस्तों अगला टर्म है हमारा कॉमन टेंजेंट। तो इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि नाम से क्लियर है, कॉमन मतलब फिर वही वाली बात हो गई, कॉमन मतलब दोनों पे, और टेंजेंट मतलब सरफेस के टेंजेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जैसे फिर वही बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो ये बॉडी जा रही है v1 वेलोसिटी से, ये दूसरी बॉडी आ रही है v2 वेलोसिटी से, फिर इन दोनों का यहाँ पे टक्कर हुआ और ये जो लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, अब देखो क्लियर है, किसी भी स्फीयर के ऊपर अगर आपको कोई कहता है टेंजेंट ड्रॉ करो तो आप तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे, और ये जो टेंजेंट है इसके सॉरी ये जो लाइन ड्रॉ किया हमने वो इस बॉल के ऊपर भी आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, टेंजेंट के लॉन्ग है, और इस बॉल के ऊपर भी है। तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं चूंकि ये दोनों के ऊपर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई इसका नाम हमने रख दिया है कॉमन टेंजेंट। ओके, तो ये कॉमन टेंजेंट की बात होगी। अब सुन लो मेरी बात, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग यानी सरफेस के पैरेलल तो इंपल्सिव फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स का रोल प्ले कर रहा है नॉर्मल, जो कि कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग या जिसका दूसरा नाम हमने रखा था लाइन ऑफ इंपैक्ट के लॉन्ग लगेगा, ना कि इसके लॉन्ग लगेगा। दूसरी बात, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग चूंकि कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लगेगा तो नो फोर्स नो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम ये पिछले वीडियो से ही लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि मोमेंटम के ट्रांसफर के लिए इंपल्सिव फोर्स का लगना जरूरी है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि मोमेंटम तभी ट्रांसफर होगा जब आपका इंपल्सिव फोर्स लगेगा, और टेंजेंट के लॉन्ग तो कोई इंपल्सिव फोर्स लग नहीं रहा है, टेंजेंट के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए मोमेंटम का कोई ट्रांसफर नहीं करना। कोई भी कॉलिजन हो जाए, याद रखना, कोई भी कॉलिजन हो जाए कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग आप मोमेंटम को ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। इसका मतलब ट्रांसफर नहीं होने का मतलब है कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग इस बॉडी का मोमेंटम जो कॉलिजन के पहले था वही कॉलिजन के बाद भी होगा। अब इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि इट इज द लाइन, it is the line which will be tangent to both colliding surfaces. Okay? नेक्स्ट, तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिजन, कॉलिजन के टाइप, कि कॉलिजन कितने टाइप का होता है। तो उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के बाद आप कॉलिजन का टाइप देखो जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो ये रियली में कॉलिजन को क्लासीफाई करने का एक तरीका है। क्लासिफिकेशन के दो आधार लिए गए, दो बेसिस लिए गए। किसी चीज को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसके कई आधार हो सकते हैं, कई बेस हो सकते हैं, कि जैसे मान लो मैंगो को क्लासीफाई कर रहे हैं तो वी कैन क्लासीफाई मैंगो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो
किसी भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कोलिजन को हमने कैसे क्लासिफाई किया है, तो पहला हमने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन के आधार पे हमने दो टाइप बनाया। पहला होगा इलास्टिक और दूसरा होगा इनइलास्टिक। अब इनके भी ढेर सारे नाम हैं। परफेक्टली इलास्टिक भी कुछ लोग बोलते हैं, या सीधा इलास्टिक भी बोल सकते हैं। इन इलास्टिक में फिर हम आगे चल के कुछ पार्ट तोड़ेंगे। इन इलास्टिक, इलास्टिक। अब इन इलास्टिक में भी हम लोग कट कर सकते हैं। इसमें एक पार्शियली इन इलास्टिक आएगा, एक परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक आएगा, वो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल अभी आप देखो, एक का नाम हो गया इलास्टिक और एक का नाम हो गया इन इलास्टिक। तो स्वाभाविक सी बात है, इलास्टिक और इन इलास्टिक जो नाम रखा गया है, ये आधार लिया गया कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक में काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद कंजर्व रहेगी, और किसी एक में ऐसा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो पहले है कोलिजन का और वो कोलिजन के बाद के काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होगा, वहां लॉस होगा। यानी ऊपर वाले में लॉस नहीं होगा, यानी बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का होगा, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। जब भी मैं सिस्टम बोलूं तो तुम दोनों बॉडी को लेके चलना। तो कोलिजन के पहले दोनों बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ कोलाइडिंग बॉडी आफ्टर कोलिजन। ये इसमें कंजर्व रहेगा। इसको हम लोग लिखेंगे भी आगे चल के, लेकिन चूंकि नाम आपके सामने आ गया है तो मैं इसलिए लिख रहा हूं। और दूसरा है इनइलास्टिक। इसमें कोलिजन के पहले जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो कोलिजन के बाद के एनर्जी के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब है वहां कुछ ना कुछ लॉस होगा, देयर विल बी सम लॉस। ओके, अब इसमें जैसे मैंने बोला कि इसमें भी मैं टाइप बनाऊंगा, तो लॉस होगा। तो क्या क्या सोच सकते हो? लॉस ज्यादा हो सकता है, लॉस कम हो सकता है। कम लॉस होगा तो पार्शियली इनइलास्टिक, पार्शियल का मतलब आंशिक। कम लॉस हुआ तो पार्शियली इनइलास्टिक, बहुत ज्यादा लॉस हुआ तो कंप्लीटली इनइलास्टिक। आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमको यह समझ में आ रहा है कि एक में लॉस नहीं होगा काइनेटिक एनर्जी और एक में लॉस होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये नाम इलास्टिक इनइलास्टिक क्यों रखा गया? तो देखो, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ेंगे कि बॉडीज में एक कैरेक्टर होता है अपने साइज और शेप को रीस्टोर करने का। जैसे मान लो एक रबड़ का बॉल है, उसको तुमने दबा दिया, पिचका दिया, तो वो क्या है, वो डिफॉर्म हो गया। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ दोगे, वो वापस अपने शेप को रीगेन कर लेगा। दबा दिए तो उसका डिफॉर्म हो गया, और जैसे ही हम लोग उसको वापस छोड़ेंगे, वो अपने शेप को रीगेन कर लेगा। मतलब कि एक बात समझो, अगर किसी बॉडी को तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के अगर डिफॉर्म कर दिया, उसके शेप को डिस्टर्ब कर दिया, तो जब आप उसको वापस रिलीज कर रहे हो और वो अपने शेप को रीगेन कर ले रहा है, तो ऐसे नेचर को बोलते हैं इलास्टिक, इलास्टिक नेचर। जैसे हम बोलते हैं ये बॉडी इलास्टिक इन नेचर है, तो तुमको तुरंत समझ जाना चाहिए, अच्छा इलास्टिक इन नेचर है, मतलब इसके शेप को हम डिस्टॉर्ट तो कर सकते हैं, इसके शेप को बदल तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बदलने वाली जो फोर्स है वो जैसे ही रिमूव होगी, वो बॉडी फिर वापस अपने शेप में आ जाएगी। तो वो ऐसे बॉडी को हम लोग इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। तो वो बॉडी निश्चित तौर पे जब भी कोलिजन करेगी तो वो इलास्टिक कोलिजन ही करेगी कि डिफॉर्म होगी और फिर वापस अपने शेप में आ जाएगी। लेकिन इनइलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें डिफॉर्मेशन तो पैदा होता है, और जब वो फोर्स हटा भी लोगे तो वापस वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। वो हो गया आपका इनइलास्टिक बॉडी। तो इनइलास्टिक में मतलब कि डिफॉर्मेशन पैदा हुआ, तो वो बॉडी एक बार, जैसे मान लो आटा, हम लोग रोटी बनाते हैं, आटा को गूंथते हैं,
आटा जो कि सेमी सॉलिड बॉडी है उसको हमने पिचका दिया तो पिचक गया, वापस वो अपने शेप में नहीं आता है। ऐसे ही प्लास्टिक का बॉल है, उसको आपने पिचका दिया तो पिचक गया, थोड़ा बहुत वो वापस आया भी लेकिन कंप्लीटली वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। तो वैसे बॉडी को हम लोग इनइलास्टिक बॉडी कहते हैं, और वो जब कॉलिजन करेगा तो वो इनइलास्टिक कॉलिजन ही करेगा। इलास्टिक कॉलिजन वो बॉडी करेगा जो वापस अपने शेप में आ जाएगा, और इलास्टिक कॉलिजन जो भी करेगा, कॉलिजन के पहले कॉलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम, और इसमें एनर्जी का लॉस होगा, वो आगे हम लोग लिखेंगे। अब एनर्जी का लॉस किस रूप में होगा, तो देखो जब कभी भी टक्कर होती है तो आवाज सुनाई पड़ती है, मतलब कुछ भी, कोई कार और ट्रक में टक्कर हुई तो आपको आवाज सुनाई पड़ती है, वहां लाइट भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब जो एनर्जी आपका वहां पे निकल रहा है, ये एनर्जी आया कहां से, तो जरूर उस कार के काइनेटिक एनर्जी के वजह से आया, वो कहीं और से नहीं आया, कार के काइनेटिक एनर्जी के वजह से आया। तो जब कभी भी इनइलास्टिक कॉलिजन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा, और वो एनर्जी जो लॉस्ट एनर्जी है वो आपको सुनाई पड़ेगा साउंड के फॉर्म में, वो लाइट के फॉर्म में दिख सकता है, वहां हीट भी पैदा होगा। अलग अलग कॉलिजन में इसकी मात्रा अलग अलग होगी, दैट इज कि मैग्नीट्यूड कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, वो वैरी करेगा कॉलिजन टू कॉलिजन, लेकिन वो लॉस जरूर होगा। और ये क्राइटेरिया आपका किसके साथ है, इनइलास्टिक के साथ, और इलास्टिक के साथ तो तुम जान ही रहे हो। फिर मैंने तो इस पर फिर चर्चा करेंगे इलास्टिक। अब देखो दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड लाइन ऑफ मोशन। अब देखो कुछ देर पहले हमने ये जो दो टर्म आपको पढ़ाया था, लाइन ऑफ इंपैक्ट यानी कॉमन नॉर्मल और लाइन ऑफ मोशन, इन दोनों टर्म का देखो मेरे को अब जरूरत पड़ेगा। मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन के बीच का जो एंगल है, ओरिएंटेशन है, उनका आपस में क्या क्या इंक्लिनेशन है, उसके आधार पे दो कॉलिजन बनाए गए। पहले का नाम है हेड ऑन कॉलिजन और दूसरे का नाम है ऑब्लिक कॉलिजन। हेड ऑन कॉलिजन का दूसरा नाम है कॉलिजन इन वन डायमेंशन, अभी मैं समझाऊंगा कि ये क्या होता है। और दूसरा है आपका ऑब्लिक कॉलिजन, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा, और ऑब्लिक कॉलिजन का दूसरा नाम है कॉलिजन इन प्लेन। इसमें 2D कॉलिजन भी बोल सकते हैं। अब ये एग्जैक्टली क्या होता है ये अभी आपको बताऊंगा मैं कि ये दोनों होता क्या है, तो मैं अभी तो बताता हूं आपको, आप इसको राइट डाउन कर देना। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर हेड ऑन और ऑब्लिक में क्या डिफरेंस है। देखो मैंने डायग्राम बोर्ड पे बना दिया, तो हेड ऑन का आप चाहो तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके इसको लिख लेना ढंग से, ठीक है। अब समझो हेड ऑन कॉलिजन या कॉलिजन इन वन डायमेंशन जो है आपका, इसमें क्या होता है, इसमें मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी, ये दोनों मूव कर रहे हैं। तुम याद करो जब हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं कि जो वेलोसिटी है उसी लाइन को अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो कहलाता है लाइन ऑफ मोशन। इसके वेलोसिटी को भी आगे एक्सटेंड किए तो ये भी कहलाया लाइन ऑफ मोशन। अब इन दोनों का लाइन ऑफ मोशन को तुम गौर से देखोगे तो ये दोनों सेम लाइन है, और यही लाइन जाके आपको दोनों का जो सेम लाइन है, यानी दोनों के लाइन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, और इन दोनों के लाइन के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते थे इम्पैक्ट पैरामीटर। इसका मतलब अगर दोनों का लाइन सेम है तो इम्पैक्ट पैरामीटर हो गया इस केस में 0। तो पहली बात हेड ऑन कॉलिजन में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इम्पैक्ट पैरामीटर होता है 0, यानी टक्कर के पहले और टक्कर के बाद। एक बात गौर करना कि ये सभी ने अपने लाइन ऑफ मोशन को नहीं छोड़ा है, मतलब इफ दे आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कॉलिजन they will move on x axis after collision, they will not deviate, वो deviate नहीं हो रहे अपने रास्ते से, अपने रास्ते को मेंटेन कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, और दैट्स वाई इसको हम लोग वन डायमेंशन भी बोलते हैं, क्योंकि आखिर आप देख रहे हो ना कि पार्टिकल ने अपने एक्सिस को नहीं छोड़ा,
बॉडीज टकराने से पहले जिस एक्सिस के लॉन्ग चल रहे थे, टकराने के बाद भी उसी एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं। दैट्स व्हाई ऐसे कॉलिजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेड ऑन कॉलिजन या कॉलिजन इन वन डायमेंशन। और इसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या निकल के आ गया, 0। तो ये इनका लाइन जो रहा वो मेंटेन रहा। तो हेड ऑन कॉलिजन में एक बात, अच्छा फिर टेक अवे क्या है यहां से, तो हेड ऑन कॉलिजन में एक बात याद रखनी चाहिए हम लोग को कि बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन bodies will move along same line. Impact parameter for this case is 0. लेकिन ऑब्लिक कॉलिजन में ये बात नहीं है। तुम देख सकते हो कि ये बॉडी इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, ये इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, और दोनों के लाइन के बीच में ये गैप है, और ये गैप ही कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो क्या हुआ कि टक्कर भी हुआ तो पहले ठीक है, नो डाउट दे आर मूविंग along एक्स एक्सिस, but after collision they will move in xy plane. Now मतलब कि अब ये x एक्सिस को मेंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ हालांकि बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, मान लो बीच में इसकी एंगल θ1 हो सकती है, इसकी θ2 हो सकती है, हो सकता है दोनों का एंगल सेम हो। देखना हम लोग क्वेश्चन में करेंगे, हो सकता है एक बॉडी रुक जाए, दूसरा बीच में जाए, हो सकता है इसमें से एक बीच में जाए, दूसरा y के लॉन्ग जाए, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्लिक कॉलिजन में क्या हुआ कि इम्पैक्ट पैरामीटर हुआ नॉन जीरो, और कॉलिजन के बाद वो लोग अपने रास्ते से डेविएट हो गए। तो इसलिए इसको, चूंकि यहां टकराने के बाद ये प्लेन में चल रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोल रहे हैं कॉलिजन इन प्लेन। और ये जो आपका है, ये है आपका हेड ऑन कॉलिजन। तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि यहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर आपका 0 है और यहाँ इम्पैक्ट पैरामीटर आपका नॉन जीरो है। तो ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से बच्चों मेरे सामने अब टोटल 4 हो गए। एक हो गया इलास्टिक, एक इनइलास्टिक, एक हो गया आपका ओरिएंटेशन के आधार पे हेड ऑन और ऑब्लिक। अब इन सभी कैरेक्टर को मिक्स करके तब हम कॉलिजन का टाइप्स बनाएंगे, और वो एग्जांपल जिसमें दोनों मिक्स करेंगे, हेड ऑन इलास्टिक, हेड ऑन इनइलास्टिक, ऑब्लिक इलास्टिक, ऑब्लिक इनइलास्टिक। तो ढेर सारे कंडीशंस को हम लोग भी पढ़ेंगे वन बाय वन करके, और उनके ऊपर साथ ही साथ हम लोग प्रॉब्लम भी करते जाएंगे। ओके, फिर देखते हैं।